नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम बच्चे बीएससी पार्ट टू जिनका भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट जिनका भी हिंदी है, आरबी हिंदी 100 नंबर का बच्चे, उनका हम प्रीवियस ईयर का पेपर, ये 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चे। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। जो कुछ सिलेबस का है वो तो आता ही है, साथ साथ जो ग्रामर है और जो कुछ का हिंदी इंग्लिश भी पूछ लेता है बच्चे, तो वो सब तो एज इट इज़ पिछले 2-3 साल से देख लीजिएगा आप। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर मैच कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो बस वही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे जो पहले पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होगा। इसलिए हम इस वीडियो में पूरे आरबी हिंदी वाले का 100 नंबर का होता है, तो पूरे 100 का 100 वीडियो एक ही 100 का 100 क्वेश्चन एक ही में डिस्कस कर लेंगे बच्चा, आंसर के साथ, एकदम करेक्ट आंसर के साथ, कि आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि एग्जाम में आए तो एज इट इज़ आप आंसर जो यहाँ से मेमोराइज करके जाइएगा, सीधे आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो इसी वीडियो में आपको बच्चे 99% क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएगा। कुछ नहीं याद हो रहा तो एक दो बार यदि आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सुन के लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चे, तो समझिए कि आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। 2020 का पेपर बच्चे आरबी हिंदी 100 नंबर का होगा। फर्स्ट शुरू करते बच्चे, ये आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। वैसे साइंस कॉमर्स वाले के लिए सिलेबस लगभग बच्चे बराबर ही है, तो अभी देखें तो आपको कोई इससे पेट खराब नहीं हो सकता है, कुछ बेटर ही होगा, फ़ायदा ही होगा। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चे। फर्स्ट है, विविधता में एकता निबंध के लेखक कौन है? विविधता में एकता निबंध के लेखक कौन है बच्चे? तो आचार्य नरेंद्र देव जी विविधता में एकता निबंध के लेखक हैं। क्वेश्चन सेकंड है, इनमें डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध कौन है? डॉक्टर देवराज का लिखा निबंध कौन है बच्चे? तो रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना, डॉक्टर देवराज का लिखा हुआ निबंध है। थर्ड है, इनमें से बाणभट्ट का ग्रंथ कौन है? बाणभट्ट क्या लिखे थे बच्चे? तो हर्षचरित। बाणभट्ट के बारे में पता होगा, हर्षवर्धन के दरबार में थे ये, इन्होंने हर्षचरित लिखा था। फोर्थ है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 है, समाज और धर्म निबंध के लेखक कौन है? समाज और धर्म निबंध के लेखक हैं मुझे संपूर्णानंद। कौन है बच्चे? संपूर्णानंद जी जो है समाज और धर्म निबंध के लेखक हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी, मतलब 2019-2018 में भी पूछा गया था बच्चे, आप एनालिसिस करके आप देख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, तो आप यदि प्रीवियस ईयर का बना के ही जाएँ, पूरा का पूरा देख ले बच्चे, 100% है कि आपको नंबर आएगा। कुछ जो आसान क्वेश्चन होता है वो आप आसानी से बना सकते हैं, आपको इतना नॉलेज तो होगा ही। 6th है, निबंध कुंज में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं? निबंध निकुंज में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं बच्चे? तो टोटल 8 है। 7th है, इनमें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा निबंध कौन है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने महाकवि वान की सृष्टि और दृष्टि निबंध लिखा है। महाकवि वान की सृष्टि और दृष्टि। 8th नंबर, मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले। मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। 9th नंबर, सर्वोदय संदेश पुस्तक के लेखक कौन है? सर्वोदय संदेश के पुस्तक के लेखक बच्चे विनोबा भावे। 10th नंबर, इनमें महात्मा गांधी का निबंध कौन है? तो महात्मा गांधी जी ने मोक्षदाता राम के बारे में लिखा था, उनका निबंध है मोक्षदाता राम। ओके, नेक्स्ट, स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है? स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है बच्चे? विनोबा भावे जी। स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है? विनोबा भावे। विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में। विनोबा भावे जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ये जन्म स्थली के बारे में बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, इसको आप ध्यान रखें। कवि बहुत सारे जो कवि हैं, जैसे अपने ही रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पूछा जाता है, नागार्जुन जी के बारे में पूछा जाता है, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पूछा जाता है, कहाँ उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये सब ध्यान रखें। 13 नंबर, यदि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो सभी सुखी और समृद्ध रह सकें, परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। इस पंक्ति का साथ किस निबंध का आरंभ होता है? तो समाज और धर्म का। ये पंक्ति समाज और धर्म जो निबंध है उससे लिया गया है बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर देखिए, जीवन में सत्य का प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्य और अहिंसा पे अधिकतर बात अगर इस प्रकार से कोई आ जाए तो महात्मा गांधी उसका आंसर होता है। ऑप्शन बी गांधी सही है बच्चे।
संपूर्णानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी। संपूर्णानंद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। 15 का बी आंसर है। 16 वानभट्ट किस सम्राट के शासक हुए? किस समय हुए? किस सम्राट के समय हुए? पहले भी हम बताए थे बच्चे, वानभट्ट जी सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में एक बहुत ही ओहदे के कवि थे बच्चे, ओहदे के कवि थे। ठीक है, ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। इन्होंने ही हर्षचरित लिखा था। वानभट्ट जी ने ही हर्षवर्धन का जो उसका बायोग्राफी कह सकते हैं, उसको जीवन का पूरा वृत्तांत हर्षचरित में लिखा था, वानभट्ट जी ने ही कवि थे। बाबा आदम के बनों को काट में पत्थर की सी जमीन खोदकर नरम कर डाली, यह उक्ति किस निबंध से है? तो मैं मजदूर हूँ। बाबा आदम के बनों को काट कर मैं पत्थर की सी जमीन खोदकर नरम कर डाली, मैं मजदूर हूँ निबंध से है। 18 नंबर देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस विषय के शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? चंद्रशेखर सी वेंकट रमन, सी वी रमन आप जानते होंगे बच्चे उनको, भौतिकी फिजिक्स में किस में? रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट क्या था बच्चे? तो स्काई का कलर जो नीला होता है उस पर ही उन्होंने अच्छे से डिस्कस किया था। पेपर उनका एक पेपर दिए थे, उस पर रिसर्च किए थे फिजिक्स में, उन्हीं पर उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, सी वी रमन जी को। 19 नंबर, गांधारी किसकी पत्नी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, महाभारत आप देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। और गांधारी की जो क्या कह सकते हैं कि पांडु की पत्नी कौन थी बच्ची? तो कुंती, जिसके 5 पुत्र थे, तो पता ही आपको। 20 नंबर, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? पूछा जाता है बच्चे, ध्यान रख ले। महात्मा गांधी के माता पिता का नाम तो पुतलीबाई। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई। 21 आचार्य नरेंद्र देव किस विचारधारा के पोषक थे? तो समाजवाद विचारधारा के। आचार्य नरेंद्र देव किस विचारधारा के पोषक थे बच्चे? समाजवाद, सोशलिस्ट कह सकते हैं इसको आप। 22 सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी का शुरू किया हुआ आंदोलन है सत्याग्रह। इस पर फिल्म भी बना हुआ है, अमिताभ बच्चन जी इसमें मुख्य रूप में है। 23 संपूर्णानंद किस दल से जुड़े थे? कांग्रेस। संपूर्णानंद जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। 24 भारतीय संस्कृति की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है बच्चे? भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय जी भारतीय संस्कृति कहानी के पुस्तक के लेखक हैं। लेखक से क्वेश्चन आता है, वानभट्ट की बुद्धि चित्रग्राहिणी थी, यह पंक्ति किस निबंध में है बच्चे? महाकवि वानभट्ट की सृष्टि और दृष्टि से। 26 डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1904। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी का जन्म 1904 में हुआ था। 27 नंबर, राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? राष्ट्रीयता और समाजवाद पुस्तक के लेखक आचार्य नरेंद्र देव जी हैं। 28 भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बलिया। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म किस जिले में हुआ था बच्चे? उत्तर प्रदेश में जो बलिया जिला है वहाँ पर हुआ था। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चे, क्वेश्चन आता है यहाँ से, किस कवि का जन्म या किस लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी का पता रखें, कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में। और नागार्जुन का कहाँ हुआ था बच्चे? दरभंगा तरौनी में। 29 नंबर देखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है, यह किस निबंध की पंक्ति है? समाज और धर्म। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ उसका मोक्ष है, क्या है? किस निबंध की पंक्ति है बच्चे? समाज और धर्म। भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म है, यह पंक्ति किस निबंध से है? तो विविधता में एकता। भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म है, यह विविधता में एकता पुस्तक की निबंध है। 31 कर्मवीर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? कर्मवीर गांधी के पुस्तक है बच्चे, लेखक हैं संपूर्णानंद जी। कौन है? संपूर्णानंद। नेक्स्ट देखिए 32 अश्वत्थामा किनका पुत्र था? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। पता होगा बच्चे, महाभारत में अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। 33 हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक कौन है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन के लेखक है। 34 इनमें आचार्य नरेंद्र देव का लिखा निबंध कौन है? तो विविधता में एकता, आचार्य नरेंद्र देव जी ने लिखा है विविधता में एकता। सभी याद कर ले बच्चे, आराम से 2 से 3 बार सुनेंगे आपको रटा जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। 35 गुणाकर मूल्य लिखित निबंध का शीर्षक क्या है? तो मुश्किल में आज रामन की राह पर चलना। गुणाकर मूल्य लिखित निबंध का शीर्षक है मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना। 36 देखते हैं, इनमें डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखा निबंध कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद का लिखा हुआ नाटक कौन है बच्चे? निबंध
समाज और धर्म है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 37 निबंध निकुंज कहाँ से प्रकाशित है? निबंध निकुंज मानव प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। मानव पब्लिकेशन वाले निबंध निकुंज को प्रकाशित किए हैं। 38 देखिए बच्चे, जब तक हम देह की दीवार के पार नहीं देख सकते तब तक सत्य और अहिंसा के गुणों हमें पूरे प्रकट होने वाले नहीं है। यह पंक्ति किस निबंध से है? मोक्षदाता राम। किससे बच्चे? मोक्षदाता राम से पंक्ति लिया गया है। 39 गांठ को यदि खोलना है तो उसे अंदर से सुलझाना पड़ता है। यह पंक्ति किस निबंध से है? तो स्वरूप देखिए, गांठ को यदि खोलना है, बड़ी मार्मिक लाइन है बच्ची, सही बात है। गांठ को यदि खोलना है तो उसे अंदर से सुलझाना होता है, बाहर से नहीं सुलझा सकते हैं आप। ये पंक्ति स्वरूप देखिए निबंध से है। चिदली लाश किनकी कृति है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी की है। 41 देखिए, भारतीय नदियों की कहानी के लेखक कौन है? भारतीय नदियों के कहानी के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। 42 संविधान सभा ने भारतीय संघ की राज्यसभा के रूप में हिंदी को स्वीकार किए जाने का निर्णय कब लिया? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। इसलिए बच्चे प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन है बच्चे, प्रत्येक साल क्वेश्चन एनालिसिस करके देख लीजिए। प्रत्येक साल हिंदी दिवस या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में पूछ ही लेता है बच्चे, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन दे देगा संविधान सभा वाला, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। ध्यान रखिए बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ का राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग जो हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया बच्चे। इनमें कौन भाषा संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भोजपुरी। भोजपुरी बच्चे संविधान के अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भोजपुरी को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ओके। 45 राजभाषा का क्या अर्थ है? राजभाषा का मतलब राजकाज के लिए जो उपयुक्त भाषा उसी को राजभाषा कहते हैं। ओके बच्चे, राजकाज की भाषा को ही राजभाषा कहा गया है। तो 45 का सी है सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 46, ये सब जो अभी हम पढ़ रहे हैं लगभग हल्का आप जीके के पॉइंट्स भी उससे देख सकते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। आपका वो लेखक का नाम क्या है, कौन लेखक क्या लिखा है बच्चे, ये थोड़ा बहुत अलग हो भी सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हिंदी का ही है, ये एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं बच्चे। प्रत्येक साल यही क्वेश्चन आते हैं एज इट इज़, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो इससे आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। 46 भी इम्पोर्टेंट है, टिम्पन की भाषा कैसी होनी चाहिए? टिम्पन की भाषा सरल होनी चाहिए बच्चे, सरल। 47 किसी विस्तृत विषय को संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है? किसी विस्तृत विषय को संक्षेप में लिखना संक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट 48 सरकारी सूचना तथा आदेशों को कहाँ प्रकाशित किया जाता है? सरकारी सूचना तथा आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। 49 संक्षेपण मूल अनुच्छेद के कितने हिस्से के बराबर होना चाहिए? संक्षेपण मूल अनुच्छेद के कितने हिस्से के बराबर होना चाहिए बच्चे? 1/3, कितना? 1/3। 50 नंबर देखिए, प्रारूप तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रारूप तैयार करने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चे? प्रारूपण। क्या कहते हैं? प्रारूपण। 51 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस अभी पर क्या है बच्चे? 14 सितंबर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, कहीं भी आपको काम आ सकता है, ऑलवेज आपको काम ही आएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 52 संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है? तो 120। संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चे? अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 120 में। संविधान के किस अनुच्छेद में देश के विभिन्न विधानमंडलों में प्रयुक्त भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है बच्चे? ये भी 210 में। वहाँ 120 था तो यहाँ 210। ध्यान रखेंगे, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 54 देखिए बच्चे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले के बीच संवाद का माध्यम बनाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो संपर्क भाषा। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले के बीच संवाद के माध्यम वाली भाषा को क्या कहा जाता है बच्चे? संपर्क भाषा। 55 राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 में बनाया गया। राजभाषा नियम किस वर्ष बनाया गया? 1976, 1976 में। अब देखिए बच्चे, हिंदी, उसका डायरेक्ट हिंदी पूछ लेता है कि इसका हिंदी क्या है। ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटेटिव है, सीधे एज इट इज यही जो पूछा है वो बच्चे वही पूछ लेंगे।
आपको अच्छे से देख के जाना चाहिए। देखिए बच्चे, ड्राफ्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग को हिंदी में प्रारूपण कहते हैं। ड्राफ्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? प्रारूपण। नोटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? टिम्पन। नोटिंग को हिंदी में बच्चे टिम्पन कहते हैं। एज इट इज आ जाता है। 59, मेमोरेंडम का हिंदी में अनुवाद क्या है? ज्ञापन। ज्ञापन, मेमोरेंडम को ज्ञापन के बारे में सुने होंगे आप बच्चे कि कोई भी, जैसे ये न्यूज़ तो अक्सर सुने होंगे कि कोई भी जो स्टूडेंट विद्यार्थी संघ वाले जो होते हैं अध्यक्ष, कोई इशू होता है तो वो जो कुलपति को क्या सौंपते हैं बच्चे? ज्ञापन सौंपते हैं। सुने होंगे, पेपर में पढ़े होंगे कि MSU वाले ने या कोई और ऐसा वालों ने किसी मुद्दे पर या एग्जाम का अगर मान लीजिए डेट बढ़ाना है, कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाया, इस सब के लिए वो कुलपति को ज्ञापन सौंपते हैं, मेमोरेंडम सौंपते हैं। ओके, ध्यान रखें। 61, चांसलर का क्या अर्थ है? कुलाधिपति। चांसलर का क्या अर्थ है बच्चे? कुलाधिपति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, पूछता है। 62, प्रोफेसर का क्या अर्थ है? प्रोफेसर का अर्थ प्राचार्य तो प्रिंसिपल होता है, उपाचार्य, प्रधानाचार्य सब इसमें से कोई नहीं बच्चे, इनमें से कोई नहीं। प्रिंसिपल का क्या अर्थ है बच्चे? प्राचार्य, आसान है। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का क्या अर्थ है बच्चे? रजिस्ट्रार का अर्थ है कुल सचिव। रजिस्ट्रार का अर्थ क्या है बच्चे? कुल सचिव। रजिस्ट्रार का अर्थ है कुल सचिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे, रजिस्ट्रार का अर्थ है कुल सचिव। ऑप्शन बी सही है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, वाइस चांसलर का अर्थ क्या है? कुलपति। वाइस चांसलर का अर्थ है कुलपति। प्रोक्टर का अर्थ है, प्रोक्टर का अर्थ है बच्चे कुलानुशासक। कुलानुशासक, प्रोक्टर का अर्थ है कुलानुशासक। 67 देखिए, प्रमोशन का अर्थ है पदोन्नति या प्रोन्नति। प्रमोशन मतलब प्रोन्नति करना, मतलब बच्चे आगे बढ़ाना। प्रमोशन का अर्थ है प्रोन्नति, इम्पोर्टेंट है। 68, सिलेबस का अर्थ है, सिलेबस नहीं पता है आपका, अपना पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, मतलब सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक आपका पाठ्यक्रम पता नहीं होगा आप पढ़ेंगे कैसे? तो सिलेबस का अर्थ है पाठ्यक्रम। सर्कुलर का अर्थ है परिपत्र। सर्कुलर का अर्थ है क्या बच्चे? परिपत्र, ध्यान रखेंगे। 70, रिकॉर्ड का अर्थ है अभिलेख। नहीं कहते उसके पास पूरा रिकॉर्ड है, उसके पास पूरा इस चीज़ का अभिलेख है। 71 देखिए, एक्ट का अर्थ है, एक्ट का अर्थ मतलब नियम। इंडियन जो नियम होता है, भारतीय नियम, वही एक्ट में उसमें यूज़ करते हैं। 72, एंडोर्समेंट का क्या अर्थ है? एंडोर्समेंट का अर्थ है बच्चे पृष्ठांकन। एंडोर्समेंट का अर्थ है पृष्ठांकन। 73, नोटिफिकेशन का अर्थ है अधिसूचना। नोटिफिकेशन कोई आएगा मतलब अधिसूचना जारी कर दी गई है, मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 74, रिपोर्ट का अर्थ है प्रतिवेदन। रिपोर्ट करवाते हैं कोई चीज़ का तो आप प्रतिवेदन देते हैं। गैजेट का अर्थ है राजपत्र। जो कोई राजपत्र मतलब क्या? जो बिहार सरकार या भारत सरकार जो कोई चीज़ जारी करती है बच्चे, तो उसको गैजेट कहते हैं। ओके, राजपत्र। 77, बिल का अर्थ है विपत्र। बिल का अर्थ क्या है बच्चे? विपत्र। बिल का अर्थ है विपत्र, ध्यान रखेंगे। लाइसेंस का अर्थ है अनुज्ञा पत्र। लाइसेंस का अर्थ क्या है बच्चे? अनुज्ञा पत्र। 79, एडजस्टमेंट का अर्थ है समायोजन। एडजस्टमेंट का क्या अर्थ बच्चे? समायोजन। 80, इंटरफेरेंस का अर्थ है हस्तक्षेप। नहीं कहते हैं आप हमारे काम में इंटरफेयर ना करें, इंटरफेरेंस ना करें मतलब हस्तक्षेप ना करें। क्षेत्राधिकार का अंग्रेजी में रूप क्या बच्चे? जूरिडिक्शन। कहते ये आपके जूरिडिक्शन में नहीं आता, मतलब ये आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, आपको यहाँ नहीं बोलना चाहिए। 82, विकासशील का अंग्रेजी रूप है। विकासशील का अंग्रेजी रूप क्या है बच्चे? डेवलपिंग। जैसे भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, डेवलप्ड नहीं बच्चे, विकासशील मतलब डेवलपिंग हो रहा है यहाँ पर विकास। 83, प्रतिनियुक्ति का अंग्रेजी रूप है। प्रतिनियुक्ति का अंग्रेजी रूप क्या है बच्चे? डेप्यूटेशन। प्रतिनियुक्ति का अंग्रेजी रूप क्या है? डेप्यूटेशन। विशेषज्ञ का अंग्रेजी रूप है, सभी जानते हैं, एक्सपर्ट। नहीं कहते हैं कि ही इज एक्सपर्ट इन मेकिंग फनी। वह मजाक करने में या मजाक बनाने में किसी का भी एक्सपर्ट है। या कोई डॉक्टर होता है उसको भी कहते हैं कि यार ये हार्ट एक्सपर्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं, वो हड्डी स्पेशलिस्ट है, ऐसा कहते हैं, दंत स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो अलग अलग एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। निर्यात का अंग्रेजी रूप है, निर्यात करना मतलब भेजना, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुने होंगे, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, इंपोर्ट मतलब मंगवाना। ठीक है बच्चे, आयात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, ध्यान रखें आप सभी। 86, बागवानी का अंग्रेजी रूप क्या है बच्चे? बागवानी का अंग्रेजी रूप है हॉर्टिकल्चर। बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर, द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, या वैसे ही जो
फूलों की पौधे का मतलब बागवानी करना, उसको हॉर्टिकल्चर ही कहते हैं बच्चों। ओके। 87 नीलामी का अंग्रेजी रूप है ऑक्शन, नहीं कहते हैं इसको, ऑक्शन चल रहा है, नीलामी चल रहा है। पारपत्र का अंग्रेजी रूप है पासपोर्ट। पासपोर्ट का अर्थ क्या है बच्चे? पारपत्र। ध्यान रखें, फ्यूचर में काम भी आ सकता है। जब भी आप पासपोर्ट बनाएंगे, कोई हो सकता है कि बता चल पासपोर्ट का हिंदी बता, तो पारपत्र, तो उसके लिहाज से भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अग्रेसन का अंग्रेजी रूप है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब अग्रेसन। अधिग्रहण का अंग्रेजी रूप है एक्यूसाइजेशन। एक्यूसीजेशन मतलब अधिग्रहण। 91 प्राक्थन का अंग्रेजी रूप है फॉरवर्ड। प्राक्थन का अंग्रेजी रूप क्या बच्चे? फॉरवर्ड। 92 कार्यपालक का अंग्रेजी रूप है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में सुने होंगे बच्चे, इसका मतलब होता है कार्यपालक। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यपालक अधिकारी। 93 कार्मिक का अंग्रेजी रूप है पर्सोनल। कार्मिक का अर्थ क्या है बच्चे? अंग्रेजी रूप है पर्सोनल। 94 आकलन का अंग्रेजी रूप है असेसमेंट। कहते इस चीज़ का तुम असेसमेंट कर लो, आकलन कर लो, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना खर्चा क्या आएगा, उसका असेसमेंट कर लेना चाहिए, आकलन करना चाहिए। 95 वारिस का अंग्रेजी रूप है, वारिस का अंग्रेजी रूप क्या है बच्चे? हेयर। हेयर मतलब या उसका ये हेयर है, वारिस है, जिसमें उसका जो भी दस्तावेज होता है बच्चे बना हुआ रहता है, वसीयत डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके वारिसों में। महान का अंग्रेजी रूप है, बहुत आसान है, ग्रेट। GREAT, ग्रेट का स्पेलिंग बच्चे ध्यान रखना पड़ेगा। GREAT ग्रेट होता है, ये भी ग्रेट लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। 97 समतल का अंग्रेजी रूप है प्लेन, मतलब समतल, बी ऑप्शन सही है। 98 जमानत का अंग्रेजी रूप है बेल। नहीं कहते उसको बेल हो गया, मतलब उसका जमानत हो गया। किसी का जमानत जब्त हो जाता मतलब बच्चे वही बेल रिजेक्शन हो जाता है, बेल रिजेक्ट हो जाता है। निगम का अंग्रेजी रूप है कॉरपोरेशन। निगम का अंग्रेजी रूप क्या है बच्चे? कॉरपोरेशन। और अनुसरण का अंग्रेजी रूप है फॉलो। आपको मुझे फॉलो करना चाहिए, मुझे अनुसरण करना चाहिए। ओके बच्चे, तो अनुसरण का अंग्रेजी रूप है फॉलो। तो ये कुछ 100 क्वेश्चन था बच्चे आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, BSc पार्ट टू वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। आपको इससे बेनिफिट ही होगा एग्जाम में एज इट इज़। बच्चे बिलीव करें, एग्जाम में एज इट इज़ हम सब भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ही तैयारी करके गए थे और अच्छा नंबर आया था। अच्छा मतलब बहुत अच्छा नंबर आया था बच्चे। तो आप भी बिलीव करें, बार बार क्वेश्चन को पढ़ें, एक बार में नहीं याद हो रहा है तो बच्चे लिख के याद करें। लिख के याद करने से आपको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेमोरी को, जो हमारे ब्रेन को है, वो चीज़ें देख कर उसका फिगर बनाने में उसको और आसानी होती है, जिससे आप और अच्छे से सीखेंगे। ओके बच्चे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे बच्चे। फ्यूचर में अगर कहीं हिंदी का या इंग्लिश का या किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन अगर आउट हो रहा है एग्जाम के समय में, तो हम आपको बच्चे कोशिश करेंगे आपको उपलब्ध कराएं। ओके बच्चे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे बच्चे। कोई स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको वो अवेलेबल हो जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चे। ओके, प्लीज़ हमारे चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें बच्चे। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। जितना जल्दी पहुँचेगा उतना जल्दी आप फ़ायदे में रहेंगे। ओके बच्चे, तो धन्यवाद।